बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नल साहब जी जी वापस आ जाओ, कितने हो? अच्छा, मैं पता नहीं कितने दिन नहीं आया, आप भी नहीं आए, तो आप तो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कई सदियां हो गई हों, इतना मिस करते हैं आप इस स्टूडियो। मैं तो आता रहा। अच्छा। आप मेरे ख्याल 2 हफ्ते नहीं आए। मैं 2 हफ्ते नहीं आया। अच्छा, तो नहीं, वो असल में पिछले हफ्ते वो हम में से शायद वो करना पड़ गया था। शायद क्या होता है, कंफर्म होता है? हाँ, कंफर्म होता है। मैंने जरा एहतियातन जरा बड़ों के सामने थोड़ा सा एहतियात का दामन जो है वो पकड़े रखा है। अच्छा, और आपके सामने फाइल पड़ी हुई है, और फाइलें जो है ना, फाइलों के पहिए भी लगते हैं। ये फाइल वो वाली नहीं है, ये फाइल ये फाइल मैं ऐसा रखता हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रखता हूँ कि अगर कोई सब्जेक्ट ना मिले तो इसमें से कुछ निकल आता है। ये जंबील है, जंबील है ये। एक मेहमान है आज हमारे साथ, और आबिदा नाम है आपका? जी जी, आबिदा नाम है मेरा। अब अच्छा, एक मेरी स्टूडेंट होती थी, तो मैंने उसको पेपर देखते हुए ना पूछा, मैं क्या कि आपकी मदर टंग क्या है? इससे भी मैं ये सवाल कर चुका हूँ, तो उसने कहा कि पश्तो। मैंने कहा पेपर भी बता रहा है। नहीं, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं होता सर। आपने कहाँ उम्र गुजारी सारी? मैंने जब मैं 6 साल की थी तो मैं मर्दान से अपने अब्बू के साथ, लंबी कहानी हम नहीं सुन सकते, यहाँ आई थी। नहीं उनके साथ यहाँ आई थी, तो मेरी जो सारी जिंदगी है वो इधर पिंडी में ही गुजरी है, पढ़ा भी यहीं से मैंने। अच्छा, ठीक है। तो ये अशने वशने भी सीखा आपने यहाँ पिंडी में आके? पटवारी सीखी है। पटवारी सीखी है? पटवारी आती है। मसलन कैसे बोलते हैं? पटवारी ये कहते हैं कि किथे गए सन, तो कहते हैं कुरजुले हो, तो अगर छत पे जा रहे हैं तो कहेंगे कोटे पर। तो ये सही लहजा है। और सानों में ये पटवारी आंदी है। अच्छा जी सर, जबील से निकालें, क्या निकालना चाह रहे थे? वो पहले इस पे शेर सुन लें। बिस्मिल्लाह। कभी तू भी गमों की फाइलों में हमको ढूंढेगा, कभी तू भी गमों की फाइलों में हमको ढूंढेगा, तेरी सोचों में हम यादों के दफ्तर छोड़ जाएंगे। वाह जी वाह। चलो हम अहले दिल ये शहर और घर छोड़ जाएंगे, मगर तुमको भी रुसवा ऐ सितमगर छोड़ जाएंगे। वाह। कभी तू भी गमों की फाइलों में हमको ढूंढेगा, और अक्सर छोड़ जाएंगे, और अजहर छोड़ जाएंगे दफ्तर। हाँ, वाह वाह वाह। ये इब्ने इंशा की एक नज़म है जी, जो मैंने पता नहीं कब अखबार से काट के अपने कहीं फाइलों में रख दी। तो पिछले दिनों मैं अपनी फाइलें वाले ठीक कर रहा था, तो ये निकली कुछ हसीनों के खतूत। अब मैंने वहाँ से निकाल के इस फाइल में रख ली, कभी काम आएगी। बड़ी मजे की, सुने बिस्मिल्लाह। शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने, चांद भी कैसा, पूरा चांद। वाह। इंशा जी, इन चाहने वाली देखने वाली आंखों ने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों कैसा कैसा देखा चांद। हर एक चांद की अपनी धज थी, हर एक चांद का अपना रूप, लेकिन ऐसा रोशन रोशन हंसता बातें करता चांद। क्या दर्द की टीस तो उठती थी, पर इतनी भी भरपूर कभी आज से पहले कब उतरा था दिल में इतना गहरा चांद। हमने तो किस्मत के दर से जब पाए अंधियारे पाए, ये भी चांद का सपना होगा, कैसा चांद, कहाँ का चांद। क्या इंशा जी, दुनिया वालों में बेसाथी बेदोस्त रहे, जैसे तारों के झुरमट में तन्हा चांद, अकेला चांद। इनका दामन इस दौलत से खाली का खाली ही रहा, वरना थे दुनिया में कितने चांदी चांद और सोना चांद। जग के चारों कूट में घूमा, सैलानी हैरान हुआ, इस बस्ती के इस कूचे के इस आंगन में ऐसा चांद। क्या बात, क्या बात। इस बस्ती के इस कूचे के इस आंगन में, इस कूचे में ऐसा चांद। आंखों में भी चितवन में भी चांद ही चांद झलकते हैं, चांद ही टीका, चांद ही झूमर, चेहरा चांद और माथा चांद। एक ये चांद अगर का बासी, जिससे दूर रहा संजोग,
वरना इस दुनिया में सबने चाहा चांद और पाया चांद। वाह। अंबर ने धरती पर फेंकी नूर की छींट, उदास उदास आज की रात तो अंधी शब थी, आज किधर से निकला चांद। वाह वाह वाह। इंशा जी, ये प्रीत नगर है, इस बस्ती की रीत अलग, सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना चांद। चांद। वाह वाह वाह। अपने सीने के मतले पर जो चमका वो चांद हुआ, जिसने मन के अंधियारे में आन किया उजियारा चांद। वाह। चंचल मुस्काती मुस्काती गोरी का मुखड़ा महताब, पतझड़ के पेड़ों में अटका पीला सा क्या पतला चांद। वाह। दुख का दरिया सुख का सागर, उसके दम से देख लिए, हमको अपने साथ ही लेकर डूबा चांद और उभरा चांद। वाह वाह वाह। झुकी झुकी पलकों के नीचे नमनाकी का नाम न था, ये कांटा जो हमें चुभा है, काश तुझे भी चुभता चांद। वाह वाह। रोशनियों की पीली किरचें पूरब पश्चिम फैल गईं, तूने किस शय के धोखे में पत्थर पर दे टपका चांद। वाह। हम हसरत से देख रहे थे रुखसत के हंगाम तुझे, तूने रास्ता रोका होता, तूने दामन थामा चांद। वाह वाह। हमने तो दोनों को देखा, दोनों ही बेदर्द कठोर, धरती वाला अंबर वाला, पहला चांद और दूजा चांद। वाह। चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद किसी का होता है, चांद की खातिर जिद नहीं करते, ऐ मेरे अच्छे इंशा। क्या वाह वाह वाह। अनोखा लाडला जी, केडन को मांग। ये 74 में छपी है जी, माशाल्लाह जी। बड़ा अखबार जहां में नीचे हाँ, डेट लिखी हुई है, अखबार जहां में 74। अच्छा, ये सुलहरी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की अभी, कहने लगे कि ये जो नसर लिखते थे तो मज़ा लिखते थे, और जब नज़्म लिखते थे तो उदास लिखते थे। तो ये एक ये पता बड़ा नहीं क्या दो एक पहलू उसका। और बड़ी खूबसूरत एक नज़्म इन्होंने सुनाई, मैं फिर चाहूँगा कि वो जो है वो इंशा जी। इंशा जी वो थी कि एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक छोटा सा लड़का एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ, जेब खाली थी कुछ मोल ना ले सका। जी मचलता था एक एक शय पे मगर, जेब खाली थी कुछ मोल ना ले सका। लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों। क्या क्या। खैर खैर महरूमियों के वो दिन भी गए, आज मेला लगा है उसी शान से। खैर महरूमियों के वो दिन भी गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं। नारसाई का अब जी में धड़का कहाँ, पर वो नाजुक सा अल्लड़ सा लड़का कहाँ। वाह वाह। ये मेरा ख्याल है कि इंसान की बहरहाल यही एक कहानी है जिंदगी की, कि बचपन की ख्वाहिशें और क्या क्या वो ख्वाब देखता है, मगर जब वो सब कुछ उसे हासिल हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हाँ जी, उसके हाथ से जो है वो निकल जाती और जब आग होती है कहते हैं तो उस वक्त उसमें फेंकने के लिए कुछ नहीं होता, हाँ हाँ और जब फेंकने के लिए होता है तो आग हो चुकी होती है बिल्कुल जलाने के लिए। हाँ। मैं अभी जो बात कर रहा था इससे पहले, तारक अजीज ने कहीं अपने प्रोग्राम में सवाल पूछा ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में, तो पूरे हाल में से किसी को भी नहीं पता था कि ज़हीरुद्दीन बाबर कौन है। तो दूसरे दिन इब्न इंशा ने जंग में एक कथा लिखा कि इनसे बाबर का ना पूछ बाबरा का पूछ। तो ये लेकिन उसने कहीं कहीं मज़ाक अपनी नज़्म में भी रखा है। हाँ। लेकिन वैसे हमने बचपन में एक लतीफ़ा सुना था, अच्छा जी, और वो यही था कि वो एक जो डीईओ होते हैं वो आए किसी स्कूल में, या जिनको इंस्पेक्टर डायरेक्टर एजुकेशन हाँ जी, तो वो उन्होंने कहा, बच्चों से सवाल पूछा कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था।
तो हाँ बेटा खड़े हो जाओ, एक बच्चे को खड़ा किया, उसने कहा मास्टर जी मैंने नहीं तोड़ा। वो एक और जो है दूसरे बच्चे को खड़ा किया, उन्होंने कहा जी मुझसे कसम ले ले मैंने भी नहीं तोड़ा। इसी तरह बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कहें जी मैं तो वो पानी पीने गया हुआ था, मैंने नहीं तोड़ा। उतनी देर में वो साथ खड़े हुए जो थे उनके उस्ताद, उनकी तरफ देखा उन्होंने, कहा जी कि इंक्वायरी कराते हैं। आप फिक्र ना करें, उन्होंने कहा जी इनमें से किसी ने तोड़ा है, ये मान नहीं रहे। तो आपको इब्न इंशा के बारे में कुछ पता है? जी, इंशा की मैंने वो पढ़ी थी कि आजकल के जो इंसान हैं, उस वक्त उन्होंने लिखा था कि जो ज़ात का दायरा है ना, इंसान ने अपनी ज़ात का दायरा बहुत वसी कर दिया। मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। अगर हम अपनी ज़ात का दायरा थोड़ा सा तंग कर दें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, क्योंकि आजकल का जो इंसान है वो अपने आलाइशों, आसाइशों और चीज़ों में इतना गिर गया कि उसको सिर्फ अपना आप नज़र आता है, उसको बाहर की चीज़ें और लोग नहीं नज़र आती, उसमें मैं आ गई है। तो ये उन्होंने मैंने उनकी पढ़ी थी तहरीर के, उन्होंने कहा था कि अगर हम अपनी ज़ात का दायरा थोड़ा सा महदूद कर लें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये लिखा है जी किसी ने कि आप इधर उधर की मार रहे हैं, ये हॉकी का मैच हो रहा है उस पर कुछ बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, स्पोर्ट्स जो है वो मेरा कभी भी मसला नहीं रहा। सबसे बुरी मुझे हॉकी लगती है, नहीं सॉरी क्रिकेट लगती है, उसके बाद जो है वो हॉकी लगती है। और पूरे मुल्क का यही हाल है, जो हमने मुल्क का हाल किया है वो ये कौमी खेल का किया है। हॉकी कौमी खेल है, मेरे जो हॉकी के बारे में इल्म है वो इतना सा है। हाँ जी, यही और आजकल के जो हमारे बच्चे, उनसे अगर आप पूछे कि हमारा कौमी खेल कौन से, तो वो 80% बच्चे ये कहते हैं कि क्रिकेट है। उनको ये भी नहीं पता कि हमारा कौमी खेल हॉकी है। सही बात है। और तो फिर क्रिकेट ही कर देना चाहिए, तो है ना। एक ऐसा छोटा तो काम तो ज्यादा नहीं है, एक बेली पेश करना है ना जी कि कल से हमारा कौमी खेल जो है वो कूड़ा क्रिकेट होगा, जो भी है समझो। वैसे तो खैर हम आम खाते हैं, मगर ये भी सुना है कि हमारा कौमी फल जो है वो अमरूद है। अच्छा, अब पता नहीं, कौमी फल अमरूद है और कौमी फूल जो है चमेली है, पर पता नहीं क्या कहते हैं, गुलाब। हाँ जी, वो मैंने एक मरतबा यास्मीन कहते हैं तो वो कहने को वो कौन है। है ना। अच्छा, हॉकी में एक जमाना था जी, मुझे उसकी जो ना वो होती है रनिंग कमेंट्री, वो बड़ी मजेदार करती थी। अच्छा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होती है। उसने उसको दिया, उसको ये किया, उसने उसको दिया, फिर और गोल और बोल, है ना। और उसके जबरदस्त ये उन दिनों की बात है जब टेलीविजन नहीं था, रेडियो पे तो रेडियो पे जब कमेंट्री होती थी तो इवन जो क्रिकेट की कमेंट्री होती थी वो भी बड़ी फास्ट होती थी कि चिश्ती मुजाहिद अंग्रेजी में करते थे और जमशेद मार्कर जो है वो शायद, और एक और आए थे वो, फिर आप क्रिकेट की तरफ ले गए, मैं जाकिर की तरफ लाना जाकिर हुसैन सैयद। हाँ, एक जाकिर हुसैन सैयद थे जो एजुकेशन में भी थे और साथ ये इधर आना चाहते हैं हॉकी में आने तो मैं ये बता रहा था कि ये उन दिनों की बात है जब तेज कमेंट्री होती थी कि रेडियो तो था तो वो ऐसा समा बांधते थे, मंजर निकाले, आदमी जो है ना वो अपने आप को महसूस करे कि मैं स्टेडियम में बैठा हूँ। तो वो इसलिए बाल के साथ साथ बिल्कुल के। अच्छा, ये इसमें मुझे याद आ गया, हमारे उस्ताद थे ज़मीर सिद्दीकी साहब, रेडियो पाकिस्तान एकेडमी में जब वो करता था, अल्लाह ताला उन्हें आसानियाँ अता फरमाए, ज़रूर हयात होंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि वो उस वक्त भी जवान थे और बहुत ज़बरदस्त आदमी थे हमें मतलब पढ़ाने सिखाने में। उन्होंने एक बात की कमेंट्री के हवाले से, तो कहने कि जब आप रेडियो पे कमेंट्री कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ बैठे हैं और गेंद के साथ चल रहे हैं, आपने जो चीज़ें उसको कवर ज़रूर करना। अभी जो है वो अगर सरदार के पास गेंद है और उसके बाद किसी और के पास चली गई है और गेंद बेशक जा चुकी है, लेकिन आपने सरदार को मिस नहीं करना है ना, क्योंकि जो देखने वाला है वो आपके लफ्जों को देख रहा है, वो तो मैच नहीं देख रहा। तो आपने बेशक गेंद इस वक्त समीउल्लाह के पास है ना, लेकिन आपने पहले कहना है कि गेंद सरदार के पास है, फिर समीउल्लाह के पास है, फिर किसी और के पास है, फिर जहां भी जिसके जाए, मुझे नाम इतने इस वक्त याद नहीं वैसे, लेकिन आपने गेंद के साथ चलना है, ओरिजिनल जहाँ गेंद जा रही है उसके साथ नहीं चलना है। तो वो मुझे बड़ा लगा, हाँ देखे, क्योंकि वो जो घर बैठा हुआ है उसको क्या पता कि गेंद किसके पास है, तो आपने तो उसको आपने खुद उसके साथ लेके चलना है ताकि मिस ना हो जाए कोई चीज। और आखिर उसने शॉट मारी और
गोल, हाँ, अच्छा गोल का उस वक्त पता चल जाता था क्योंकि जो शोर वहां से लाइव आता था वो जो है बता देता था। वहां नहीं आप कह सकते थे कि नहीं अभी गेंद समीउल्लाह के पास है। समीउल्लाह वाज कॉल्ड फ्लाइंग हॉर्स। फ्लाइंग हॉर्स, लेफ्ट आउट की पोजीशन पे खेलता था और लेफ्ट आउट की पोजीशन बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि यूं करके लगा, एक तो होते नहीं ये तो सीधा आता है ना, ये यूं करके जो कि लेफ्ट पे जा रहा है और वहां से उसने अंदर गेंद फेंकनी है, तो उसके लिए ये बड़ा फास्ट था, तो इसलिए इसका लक़ब जो था वो फ्लाइंग हॉर्स था। तो बहरहाल जी अब अगर उन्होंने अच्छा, आपने खेली है हॉकी? मैंने पकड़ के भी नहीं कभी देखी। मैंने कोई भी ना क्रिकेट का कभी ऐसा ही पकड़ के उठा के उधर रख दिया, पड़ा होता ना घर में कहीं तो दाएं बाएं उठा के रख दिया और हॉकी जो है रख दिया। लेकिन हॉकी को उस दौर तक मैं शौक से देखता रहा जब तक ये जो है ना स्टार होते थे, ओलंपियन थे हम। बार्सिलोना अच्छा, में वो हसन सरदार, हसन रसूल और शहबाज जूनियर। और मजे की बात यह है कि इनमें से बेशतर लोगों का ताल्लुक गोजरा से होता था, जो फैसलाबाद की खास वजह थी या वैसे वहां से बहुत सारे जो है ना लोग। अच्छा, उसमें मुझे बात मजे की लगती थी, हॉकी के साथ गेंद चिमटी हुई होती थी। मतलब वो जा रहा खेल था, मजाल है जो गेंद इधर उधर कहीं हो जाए, वो लगता था जुड़ी हुई है गेंद के उसके साथ, और उसी तरह से वो उसके दरमियान से उसकी टांग निकाल के एक को पास दिया, दूसरे ने नेट किया और गोल। अच्छा, हम बचपन में खेला करते थे और मजे की बात बताऊं कि हॉकी, ये वाली हॉकी तो होती नहीं थी जो ये वाली बनती हैं, लिहाजा दरख्तों से तोड़ के जिसका मुंह थोड़ा सा यूं करके होता था उसको थोड़ा सा वो जो है ना जरा छील के ना जैसे यूं करके बनी आजकल जैसा तेरा मुंह हॉकी तो खुद अच्छी, मतलब ये बड़ी यानी दरख्तों को देखते थे और कहते थे हाँ यूं करके जो है ना वो जैसे ये आजकल वो होती है, ये स्टिक होती है छड़ी जो बुजुर्गों के हाथ में खूनी सो जाते हैं, हाँ वो भी उसी तरह की होती है। चूंकि इन्होंने फरमाइश की है कि जी हॉकी का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो मुख्तसरन ये देख लेते हैं कि क्या हो रहा है अभी हॉकी में। तो जो पहला मैच है वो तो पाकिस्तान मलेशिया के हाथों बुरी तरह से हार गया 3-0 से शायद, और जो दूसरा मैच था वो साउथ कोरिया के साथ 3-3 गोल से बराबर रहा। उसके बाद गालिबन जापान के साथ था मैच, कुछ चाइना से भी जीता है कोई नहीं, आज था शायद चाइना से। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कहीं, मुझे तो अभी पता चला है कि कोई हो रहा है, लेकिन ये है कि कोई खबर शायद मैंने कहीं मेरे कानों से गुजरा। हाँ चले, आइंदा हम कोशिश करेंगे जी कि पहले थोड़ी सी इसकी तैयारी कर लिया करें, क्योंकि हम खुद खेलने वाले नहीं हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं। और जो है हाँ, भट्टी साहब अगर होते तो उनका भी एक बंदा गोल्ड मेडल लेके आ गया भाई। वो उसमें ये जो होती है जोडो कराटे का कोई मैच था बाहर की दुनिया में, वो गोल्ड लेकर आया कोई आदमी पाकिस्तान का। और मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल लिया उसने, और कल उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल एयरपोर्ट पे किया जाए। अच्छा, हमें ये जितने भी जाते हैं ना, मतलब हमजा हो जाए, कोई और खिलाड़ी हो गए, स्नूकर वाला हो गया, ये मार्शल आर्ट के हो गए, उसके हाँ, मतलब ये जब कहीं काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, अगर जीत के आ जाएं तो सब उसको ऑन कर लेते हैं। उससे पहले तक आपके गिलगित के पेशवा लोग सर कर गए, फलां हो गया, वो बच्ची एक हमारे, हम यार मतलब हमारी ओवरऑल जो महकमा खेलियात है, खेलियात ही कहेंगे खेल बनाया हुआ है, मतलब मजाल है जो किसी को सपोर्ट करते हैं छोटे उसको, उसके अगर किसी गांव से है कुछ है नहीं, हाँ जीत के अपने तौर पर आ जाए तो फिर वो मुबारकबाद भी दे देंगे, और वो भी अगर बड़े लोग मुबारकबाद दे दें, पीएम प्रेसिडेंट, तो बड़ी बात है। अदरवाइज जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वाले वो गेट चले जाते हैं, किसी ढोल वाले को साथ ले गए, उसका इस्तकबाल किया, फूल गेंदे के डाल दिए और उसको लेके घर आ गए। ये हमारे यहाँ फुटबॉल है। अच्छा, वो हमारे वो स्ट्रीट उसका हुआ कोई मुकाबला फुटबॉल का, लियारी के लोगों की अगर टीम बना दी है वर्ल्ड कप जीता है, सही बात है ना, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं उनको, कोई यार एक फुटबॉल जो है सबसे सस्ता है, वो है जो सबसे महंगी गेम है, उसको हमने जो है वो आसमान पे चढ़ाया हुआ है, और जो सबसे सस्ती गेम और जिसका पोटेंशियल मौजूद है स्कूलों में,
अच्छा, अब होता भी नहीं जी। ये जो पहले स्कूलों में टीमें होती थी, फुटबॉल की टीम, हमारे यहाँ मैं जब पढ़ता लिखता था स्कूल में, तो वो उस वक्त फुटबॉल की टीम होती थी, है ना, हॉकी की भी होती थी। तो ये जो है वो नहीं हो रही आज। अच्छा, ऐसा है कि मुख्तलिफ इदारे जो है ना वो गेम्स को पैटर्नाइज करते हैं। जैसे फौज जो है वो, अगर आप ये जाए ना, ये मतलब है कि GSQ के बिल्कुल पास जो ग्राउंड है, जी जी, तो उसके सामने एक पार्क के साथ टोपी रख के, चर्च जो है, अच्छा ये वाला, नहीं, हाँ, हाँ, चर्च हाँ, के हाँ, चर्च के अपोजिट एक ग्राउंड है। जी जी बिल्कुल। वहाँ से अगर आप शाम को गुजरें तो यू विल फाइंड कि उसमें लड़कियाँ भी खेल रही होती हैं और लड़के भी खेल रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे फौज में इनकी बाकायदा इंडक्शन हो। दे आर नॉट सोल्जर्स, वो सिर्फ प्लेयर होते हैं। जैसे कुछ एथलेटिक के प्लेयर होते हैं। एयर फोर्स है हमारी, तो वो भी ये इसको स्कॉट्स को बहुत प्रमोट करती है। हाँ। अभी हमजा के साथ उन्होंने उसको बुलाया, अच्छा प्रोटोकॉल दिया। तो इसी तरह से कुछ इदारे हैं ऐसे जो कि इसको स्पोर्ट्स को यानी पैटर्नाइज करते हैं। जैसे फौज है, एयरफोर्स है, जब वो बंदा किसी काबिल हो जाता है। नहीं सर, नहीं, मतलब फौज तो इंडक्ट करती है किसी प्लेयर को। क्या उम्र होगी उसकी? सॉरी, क्या उम्र होगी उसकी? 18 साल। ये ना, मैं ये कहना, मैं यही चाह रहा हूँ कि जब वो 18 साल सीख के आ गया है ना, वो अब उसने कहीं से थके खाए हैं, सीख लिया है, वो इस काबिल हो गया है कि वो एयर चीफ कहता है यार आ जाओ। लेकिन उसको पहली जमात से, दूसरी से, 5वीं से, 6वीं, हमारे स्कूल के अंदर स्कूल ऐसे हैं जी, 5-5 मरले के, 3-3 मरले के तो स्कूल हैं। सबसे हमारे एक जगह मैं पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं, तो उसने कहा कि जो लाइब्रेरी के गिर्द कुछ इमारतें बनी होती हैं उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह से मेरी राय ये कि जो एक ग्राउंड होता है खेल का, उसके अगर कोई 2-4 कमरे बने हुए हैं तो वो स्कूल होता है। ये नहीं कि स्कूल हो और उसमें ग्राउंड ना हो, ये नहीं होना चाहिए, इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। यार जब तक आपके ग्राउंड उसकी देखें, मेंटल अच्छा हो, फिजिकल अच्छी होगी तो आपका ज़हन भी अच्छा होगा ना। ये हमारे यहाँ यानी सरकारी स्कूल भी जो है, मैंने सरकारी स्कूल भी देखे, हमने सर्वे कराया था, हमारा प्रोग्राम यहाँ चलाते होते थे। छोटे छोटी जगहों पे सरकारी स्कूल बने, ग्राउंड कोई नहीं है, 7 छप्पड़ है, गंदे को क्रॉस करते हुए उसके स्कूल के अंदर दाखिल होने, भैंसें बांधी हुई हैं। यानी हमारी लीस्ट प्रायोरिटी जो है ना वो स्कूल है, उनकी बिल्डिंग नहीं है, उनका 4 दीवारी, मतलब 1%। मैंने वो स्टेटस ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन यूनिसेफ वाले छापते हैं, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट लगा के देख लें। बेशुमार स्कूल ऐसे जिसकी 4 दीवारी नहीं, बेशुमार स्कूल ऐसे जिसके अंदर जो है वो टॉयलेट नहीं, बेशुमार स्कूल ऐसे जिसके अंदर टॉयलेट अगर है तो हाथ धोने का कोई बंदोबस्त नहीं, अगर हाथ धोने का बंदोबस्त नहीं तो वहाँ साबुन नहीं। मतलब ये मैंने जाती तौर पे जाके सर्वे किया, एक NGO की वैसे डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था मैं उनके लिए, पता चला पूरे पंजाब में ये बुरा हाल है और बाकी जगहों पे भी जो है वो इसी तरह से। तो हम कहें कि जी हमारी नई फ्यूचर, बच्चे जो है हमारा फ्यूचर है यार, किस तरह का फ्यूचर है, जिस तरह के स्कूल होंगे उसी तरह का फ्यूचर होंगे। तो मेरी बस ख्वाहिश कि ये जो खेल है, हॉकी है, क्रिकेट है, जो भी, इसको बचपन से उनके डालना चाहिए, बच्चों को उनको खेलना चाहिए, उनको वो फैसिलिटी मुहैया करनी चाहिए। अच्छा, एक स्कूल नहीं कर सकता तो पूरे स्कूल मिलकर किसी जगह गवर्नमेंट से कहें कि जी हमें स्कूल दे दो, यहाँ टाइम, जिस तरह क्लब होते हैं शहरों में, अगर क्लब बने हुए हों छोटे बच्चों के, अभी भी अगर चले जाए, अल्लाह माफ़ करे, तो जो अब कहना नहीं चाह रहा कि जो बाहर से आए हुए हमारे यहाँ मुहाजिरीन हैं, उन्होंने उस पर कब्जा किया होता है और उसके ऊपर बच्चों को किसी को घुसने नहीं देते, बड़े भी नहीं घुसने देते छोटों को, और छोटों के पास जो है वो उसको वो नहीं घुसने देते। और अक्सर जो स्कूल वगैरह होते हैं उसमें आप ये भी देखें कि अगर आप किसी देहाती इलाके में जाते हैं किसी और में, तो अक्सर गाय भैंसों के साथ बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, उसी रूम में गाय भैंसें बंदी होती है, वहीं पे बच्चे भी पढ़ रहे थे, वहीं पे उस्ताद भी पढ़ा रहा होता है। और मेरे अपने साथ ये था कि जब मैं कॉलेज में थी, मैं स्पोर्ट्स के लिए 3 साल, तो हमारा टोटल 4 मोहल्ले के एक ग्राउंड था जिसमें हमारी टीचर हमें प्रैक्टिस कराती थी। तो हम हैरान थे, इधर से कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? ये डिग्री कॉलेज था हमारा। कहाँ? झंडा चीची में।
ये अच्छा, ये तो इधर की बात है ऐसा जी, झंडा चीची से मैं बहुत सारे टीवी के आर्टिस्ट भी रहते थे जी, और हम यहाँ से भागते थे तो उधर ग्राउंड एंड हो जाता था, तो हम कहते थे हम भागेंगे कैसे जब हम फाइनल की रेस के लिए जाएंगे, तो उसके लिए फिर हम वकार और निसार जाते थे खेलने के लिए। चले, कोई ना कोई ऑप्शन तो मौजूद होना चाहिए कि जी कहाँ से चले जाते हैं कहाँ। अच्छा, आप जरा अपना तारुफ कराएं हमारे सामीन के लिए, आप चूंकि नहीं। हाँ, एक ने फरमाइश की है जी, बाकायदा फरमाइश आई है। अच्छा, क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि इनसे जो है मेरे ख्याल में थोड़ा जानने वाला ही होगा कोई, जिसने कहा कि इंटर्नशिप के हवाले से बात करें इनसे, कि जिसको पता है कि ये इंटर्नशिप। आप अपना तारुफ कराओ और उसके बाद वो जो आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है तरक्की निस्वां, उसके बारे में कुछ बताएं अपना सामीन। मेरा नाम आबिदा खान है और मैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं रिफा इंटरनेशनल के FM 102.2 में इंटर्नशिप कर रही हूँ और इंटर्नशिप का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ख़त्म होने वाली है और मैंने एक प्रोजेक्ट लिया ख़ातीन के ऊपर, जिसमें मेरे जो सर है कर्नल अशफाक, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और इसका नाम रखने में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी इस प्रोग्राम की तवज्जो से। और ये बड़ा ज़रूरी है, फिर सामने बैठा हो तो तभी बहुत ज़रूरी है। नहीं, इनकी तारीफ वैसे भी बहुत ईमानदारी की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ये हमारी यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पठान हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा एक मसला होता मैं तो तारीफ करती नहीं किसी की। जी और दूसरी बात ये, मुझे अरेबिक में ना इनसे पहले मुझे एक टीचर पढ़ाती थी, तो वो जो मेरा अरेबिक था इतना ख़राब था कि मेरे फाइनल में मेरे मिड टर्म में 10 नंबर आए थे और मैं शदीद परेशान थी और मेरा क्विज़ में भी मेरे 2 नंबर आए थे 5 में से। तो जब सर आए तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा अब तो टीचर भी बदल गए। इन्होंने हमें स्टार्ट से पढ़ाया, इनके पढ़ाने का अंदाज़ इतना अच्छा था और इन्होंने हर बच्ची को प्रॉपर अलग एक टाइम दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपको समझ नहीं आती तो आप, मैं नीचे होता हूँ 7 वाले रूम में होता हूँ या मैं फलानी ब्लॉक में, तो ई ब्लॉक में आप वहाँ आ सकते हैं। तो इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और हमने एंड में इनके सब्जेक्ट में A ग्रेड लिया। हमने इतनी ये नंबर भी बहुत देते हैं ऐसे। ये मुझे नहीं पता, मगर वाकई से हमने मुझे भी इन्होंने एक मरतबा नंबर दिए तो मैं भी फर्स्ट आ गया था। वो फिर आपके तो दोस्त है, हमारे तो टीचर है, इसीलिए वजह से ना। तो फिर अच्छा, क्या कर ये नहीं हो, क्या आपका सब्जेक्ट क्या है? तरक्की निस्वां। जी, बेसिकली ये खातीन के लिए मैंने किया था। वैसे तो हमारे निस्वां वाला खातीन के लिए होगा, नाम इन्होंने रखा ये। जी, मैंने इनसे कहा था कि मेरी आप रहनुमाई फरमाएं, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट करूँ जिसका गुफ्तगू का जो महवर है वो सिर्फ खातून होनी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में जो खातून है वो घर में बैठ के काम तो करती हैं, जो कि वो उनके काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को देखती हैं, तो उनके साथ हमारे माशरे में वो और भी बहुत काम करती है। जैसे वो बाहर फील्ड में निकलती है, वो जॉब करती है, तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। अब चूंकि एक मर्द है, अब चाहे आप लोग सारे मेरे साथ बैठे हो, मैं मर्दों की बुराई नहीं करी, उनके लिए थोड़ा सा हम औरतों की बुराई नहीं सुन सकते। अच्छा, आप फिर मुहज़्ज़िब हैं। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है ना कि एक घर भी संभाल रही हैं, फिर साथ में जॉब पे भी जाती हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो ये उनके लिए कहा जा सकता है कि खराजे की इद्दत हो गया या कोई ट्रिब्यूट उनके लिए मैंने उन खातीन को पेश किया जो माशरे में रह के काम भी कर रही हूँ, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी माशरे में, और किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे वो बेकिंग से हैं, चाहे वो टीचर हैं, फिर उनको बुला के उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ सवालात, फिर वो जो शोबे में रह के काम कर रही हैं वो किस तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, इस तरह की चीज़ें वगैरह मैं उनसे पूछती हूँ। अच्छा, बात पूछा जाए ना ख़वातीन से जी कि आप क्या करती हैं, कहती कुछ नहीं करती। मैं क्या कुछ नहीं, हाँ घर में काम करती हूँ, ये सबसे मतलब हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती जी। अच्छा, अगर हाउस वाइफ की एक लिस्ट बनाई जाए कि वो घर में क्या क्या काम करती हैं, तो हमारे टीचर थे, टीवी के टीचर थे, हालांकि वो ज़ुबैर साहब डायरेक्टर इंजीनियर थे PTV में, तो वो कहते थे सिर्फ आप चादर को तय करके रखें, इसके सिर्फ आप जेस्चर नोट करें कि एक चादर को तय करके रखना है खातून ने, तो उसके कितने मसल्स ने काम किया उसके अंदर, है ना। अब तो ये किया होगा, फिर ये किया होगा, फिर इस तरह किया होगा, फिर यूं करके, यानी इस चादर को तय करना ये एक काम है। और आप कहते हैं कि जी आप काम ही कुछ नहीं करते। अच्छा, घर के अगर उन सारे कामों के लिए अलग अलग हायर की जाए चीज़ें, तो मेरे ख्याल में 10 लोग चाहिए होंगे, है ना, जो कि लेकिन वो कह ये रही होती है बेचारी मैं कुछ नहीं करती। हाँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ। क्योंकि वो उसमें ढल गई है ना, वो एक कल्चर एक बन गया, तो वो इसलिए उसको समझती हैं कि कुछ भी नहीं है। तो अब जो इस फील्ड जब वो बाहर निकलती हैं तब उनको पता चलता है कि वो क्या कुछ करती हैं। जब वो घर में भी रह के काम कर रही हैं, वो वहाँ भी काम कर रही हैं, तो ये उनके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा डबल भी हो जाता है, और फिर भी वो कर रही होती हैं उस काम को, उसमें अपना हिस्सा डाल रही होती हैं। तो यही एक चीज़ थी। अच्छा, वो मेरी बेटी है, उसे मेरी बेगम कहती रहती है भाई काम करो काम करो, कल किसी के घर जाओगी तो क्या होगा, तो वो कहने लगी कि उनको बीवी चाहिए कि नौकरानी चाहिए। ये भी है।
तो ये भी एक नई नस्ल का होगा कि भैया आप उसको इसलिए ब्याह के ला रहे हैं कि आपने उसे काम कराना है, भैया आपका अपना घर है या किसी तरह से भी है, इसको आपने उसे देखना। एक साहब ने कहा है जी कि यू पार्क रावलपिंडी में आप कुछ खेलों के मैदान जो है वो आबाद किए गए, क्या वो उनको अलग अलग बनाया गया? मुझे तो गए हुए अरसा हो गया, कोई 10 साल हो गए यू पार्क में गए हुए। जब बच्ची मेरी छोटी होती तो हम जाते थे पार्क में, अब हम पार्क में नहीं जाते। अजीब है, वैसे बूढ़ों को जाना चाहिए, बुजुर्गों को। आप जाते हैं कभी पार्क में? पार्क में तो अक्सर जाता आप नवासों के साथ जाते हैं राइडिंग, हॉर्स राइडिंग करने के लिए। और अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये पार्क में जाना या भागना या खेलना फिजिकली जो है, अभी स्कूलों की बात हो रही थी कि स्कूल नहीं है, और वो इस बात पे फ़ख्र का इजहार कर रहे होते हैं कि हमारे क्लासरूम के अंदर जो वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या एसी लगे हुए हैं। हाँ, एसी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे हुए हाँ, हैं, वाइट बोर्ड। अच्छा, और वो टच सिस्टम है सारा उनमें, और फलां है और फलां है। अब मामला ये है कि आप कहते हैं कि अच्छा चलो मैं फ़ोन 1 घंटा इस्तेमाल कर लेता हूँ। 1 घंटा तो खैर नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। तो अमूमन यही होता है कि बच्चे जिन्होंने खेलना होता था, जिन्होंने बाहर मतलब जो है ना वो निकलना होता था, तो वो भी माएँ जो है बच्चों को, इस पर भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि वो पूरा एक निज़ाम ही, पूरा एक सिस्टम ही इस तरह का जो है वो बनता जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको इसी तरह की जो मशीन है ना, मशीनों का वास्ता जो है ना उससे पड़ता है, और घर आते हैं तो घर में भी माएँ बच्चों को चुप कराने, बच्चों को चुप क्या कराने के लिए बच्चे खुद छीन लेते हैं। मतलब वो हाँ, उसकी जो है ना उनको इतनी आदत हो चुकी है, लिहाजा वो। अच्छा, मैं अब तो खैर यहाँ हम अगले उसमें शिफ्ट हो गए, गोल्डा मोड़ वाले, हमारा जो हाजी कॉम्प्लेक्स वाला कैंपस I-14। मैं जब यहाँ से, जब हमारा यहाँ पे था तो मैं मेट्रो से आता था, तो यहाँ एक स्कूल है, ये सदर और जो मरीज चौक के दरमियान में एक राइट साइड पे स्कूल है, अब पता नहीं उसका क्या नाम है। मैं वहाँ से देखता था और मैंने एक बात नोट की, मैं देखता था कि बच्चे जो है ना, जो भी कोई बच्चा जा रहा है ना, वो नॉर्मल यानी उस तरह चल के नहीं जा रहा, बल्कि तेज़ी के साथ कोई भाग रहा है, कोई उछल रहा है। यानी बच्चे का अगर नॉर्मल चलने का मतलब ये है कि या तो वो परेशान है, उदास है, बीमार है। वरना मैंने ये राय कायम की उसको देखते हुए कि मैं देखता था कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे चल रहे हैं, एक इधर को भाग रहा है, एक इधर को भाग रहा है, यानी वो ब्रेक टाइम होता होगा यकीनन जो है ना। तो मैंने नोट किया कि बच्चे की शायद फितरत में कुछ इस तरह की चीज़ है कि कोई किसी जगह से छलांग लगानी है, किसी जगह से जो है ना वो उसे चलना भी है तो तेज़ तेज़ चलना है या भागना है, और वहाँ से या यहाँ तक कि उनकी खेल का जो एक सादा सा स्टाइल यही होता है कि वो एक दूसरे को पकड़ते हैं, एक बच्चा जो है ना वो दूसरे को पकड़ता है और भागने का। मगर अब वो वही वाली बात है, मैं एक जगह पे गया तो उनके यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे 2, तो वो एक बेटा और एक बेटी। अब उन्होंने पता ये चला कि वो बेटी जो है ना वो ये कहती है कि मेरे साथ कोई खेलने के लिए नहीं है, तो वो उनके यहाँ खातून खाना जो है ना वो हमसायों के घर गई कि आपकी कोई इतनी सी बच्ची है, कहाँ है? तो मेरी बेटी कह रही है कि मेरे साथ जो है ना आके उधार दे दो, खेलें। तो अब वो वाली बात भी है कि अब चूंकि हर बच्चा अपने घर में ही है, पहले तो मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर खेल लेते थे, वही चीज़ जो है वो जाहिर आखिर तक आई है कि हमारा सारा दिन इन्हीं मशीनों के साथ जो है, इसी ये सारे के सारे, और कंप्यूटर की स्क्रीन से हटें तो ये मोबाइल की जो है वो सामने आ जाती है, ये मेल है उसको भी आपने इससे देखना अच्छा, है। लेकिन आपने ये देखा होगा, मैं कल भी देख रहा था, एक बच्चा बहुत गरीब सा बेचारा, किसी लो, मैं आमतौर पर गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय था कम आमदनी वाला जो लोग होते हैं उनका, और वो मुल्तान में बोर्ड में फर्स्ट आ गया है ना। अब वो अक्सर ये होता है जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो फर्स्ट आ रहे होते हैं, और जो आला आमदनी वाले होते हैं वो कोशिश करके फर्स्ट ले आते हैं। मतलब अच्छा, इसकी एक वजह, हमारे इलाके से भी कुछ लोग आए, शेखुपुरा से भी कई बच्चे जो है ना उन्होंने बोर्ड जो है उसमें अच्छी पोजीशन ली, यहाँ तक कि एक गालबन कैसर अब्बास है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी, उसकी भी एक स्टोरी है, वो हमारे फारूकाबाद से, कि वो मतलब बहुत ही इस तरह के मसाइल थे कि कई दफ़ा उसने बहन का जूता पहन के जो है ना वो चले जाना स्कूल, और इस तरह के जो मसाइल रहे। मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनके पास पढ़ने का बहुत टाइम होता है। वैसे तो खैर
बिल्कुल ऐसा मतलब भी जो होता है। इस तरह की जो चीजें हैं ना, उनसे जो है ना फोकस्ड शायद होते हैं, राइट। या ये क्या वजूहत हो सकती हैं? वैसे ये बात इसने है कि जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं होता वक्त ज़ाया करने के लिए, लैपटॉप नहीं होता वक्त ज़ाया करने के लिए, बिल्कुल। और कोई ऐसी खेल कूद नहीं होती। एक माँ बाप को देख रहे होते हैं कि यार अच्छा ये पढ़ाई बड़ा डिफरेंस करती है। रिफा यूनिवर्सिटी, अपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेरे पास एक पियन था, और रफ़ी शायद अभी भी हो गई, तो वो पहले चौथे ग्रेड में था, या कौन ये सरकारी ग्रेड जो थे, उसका दूसरा भाई जो था वो 17 ग्रेड में कहीं सरकारी मुलाजिम था। और मैं उसे अक्सर कहता था कि फ़र्क क्या है, वजह क्या है, तो कहता ही तालीम है, ये और क्या है, कि वो पढ़ गया तो वो 17 ग्रेड में अफसर बना हुआ, भाई उसका दूसरा, और वो नहीं पढ़ सका, और वो उधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में चपड़ासी था, वो जो पहले ग्रेड में होते हैं, बस ऊंचाई मुलाजिम इसने कर दिया, ये उसे कासद कहते हैं वहाँ। अच्छा, वो हमारे एक कज़न है, तो वो ये होता था कि बचपन में कहीं आज स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा, तो वो हमारी खाला ने कहना कि अच्छा अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर जो है ना आप पे टोकरी ढोनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, खेतों में जाना पड़ेगा हाँ, काम के तो लिए। वो पूछता है कि अच्छा टोकरी कितनी बड़ी होगी, तो बता इतनी बड़ी होगी, तो कहना मुझसे नहीं उठाई जाती, लाओ मेरा बस्ता। मालूम वो डराने, वो कहते हैं मौत से डराओगे तो बुखार का इलाज होगा। एक लड़की की मैं भी आपको कहानी बताऊंगी। वो असल में गांव से थी, तो उसको उसकी दादी जाती थी खेतों में अक्सर, वो गाय भैंसों के लिए ना चारा वो काटने के लिए। तो उसको ना अकेली थी, बहन भाई थे छोटे, और वो बहन भाइयों में बड़ी थी सबसे, तो उसको इसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं होता था, तो उसकी माँ उसके लिए किताबें लाती थी। तो जुलाई का महीना था, वो 8 क्लास में थी, तो उसको कहानी लिख सकती है ना, ये सुना तो सकती है, लिख कर पता नहीं। अच्छा, लिख सकती हूँ मैं। तो उसकी माँ ने उसको कहा कि अब क्या इरादा है, तो उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ना, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि चलो उठो, दादों के साथ जाओ और तुम भी लेके आओ वो बांध के अपना गड्ढा, और तुम भी जाओगी। और वो भाग के गई, उसने अपनी किताबें उठाई, और उसने अपनी बेशतर जो ज़िंदगी थी वो किताबें पढ़ने में और ब्लॉग्स वगैरह लिखने में गुजार दी। उसकी वजह ये थी कि एक ये होता था कि उसके साथ टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बाहर उसकी गैदरिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी स्ट्रॉन्ग, तो ज़्यादातर वो जुलाई के महीने में जब उसकी समर वेकेशन होती थी तो वो पढ़ती थी। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि उसको खुद ही घर में रहने की आदत नहीं थी, और जब उसकी छुट्टियां होती है तो वो कहीं ना कहीं अभी भी निकल जाती है, कुछ ना कुछ करती है। तो असल में लोगों को आदत होती है कुछ ना कुछ करने की, क्योंकि मैंने भी अपने जो व्हाट्सएप वाला स्टेटस है ना, उस पर लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी ये कहता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो जिंदा है। जी। इफ यू आर डूइंग समथिंग देन यू आर लिविंग, एग्जिस्टिंग, है ना। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर आपके होने ना होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। सर जी कोई खामोशी तोड़ो ना, या तुसी कहोगे नहीं मैं नहीं तोड़नी, वो कोई खामोशी की दुनिया से एक गहरी सी बात निकाल के लाने वाले हैं सर। ये किस तरह से हम कर सकते हैं? चले मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, और फिर ये कि ये मुल्क जो है, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने कल यहाँ भाग दौड़, तो करें क्या इन बच्चों के साथ हम, और कर क्या रहे हैं? कैसा क्या कुछ हो सकता है कि हम? सर इसकी बुनियादी जो है ना, बुनियाद तो इसकी स्कूल से रखी जाती है। जी, ये बात हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। एक बड़ा अच्छा, सॉरी एक जुमला याद आ गया, फिर जी सर, मैं भूल ना जाऊँ। और किसी ने कहा है कि जो कौमें होती हैं ना जी, वो क्लासरूम में बनती, क्लासरूम में बनती। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये हो रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो फॉल्टी हो गया। असल में ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी गहरी तारीख़ी बात है कि अंग्रेज़ जहाँ कहीं भी गया ना, उन्होंने जिस मुल्क पे कब्ज़ा किया, उन्होंने 2 जुल्म उनके साथ किए। एक जुल्म तो ये किया कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, उनका जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जो प्रेवलेंट था, जो राइज था, उसको तब्दील करके इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे नाफिज किया। और दूसरा जुल्म जो किया उन्होंने, वो ये किया कि हर जगह इन्होंने अपनी ज़ुबान नाफिज की, उसको कंपल्सरी कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ अंग्रेज़ों ने नहीं किया, ये उन दिनों जब ये कॉलोनियल थे और फ्रेंच भी थे और हॉलैंड थे, ये जो सब ने ये काम किया। अब उसकी वजह से ये हुआ कि हमारी जो उस वक्त
कौमी ज़ुबान थी वो फ़ारसी थी। जी। ख़त व किताबत भी फ़ारसी में होती थी, मुगलिया दौर में भी। हाँ, पुराने अभी भी रजिस्टर निकाले ना जी, ये पटवार खाता सारा फारसी में लिखा फारसी में लिखा जाता था। बल्कि सबसे उस्मानिया जो कि तकरीबन निसफ से ज़्यादा दुनिया के ऊपर हुक्मरान थे, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी फारसी पर्शियन थी। और उनका जो वो तोप कापी महल है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं वो फ़ारसी में लिखी हुई हैं। वो मैं एक दफ़ा जब वहाँ गया तो वहाँ एक उसके एन उस गेट के नीचे खड़ा हुआ वो गाइड जो है ना, वो गोरे गोरियों का एक ग्रुप था, उन्हें वो लेक्चर दे रहा था। तो मैंने उससे कहा, लुक जेंटलमैन, कैन यू रीड इट? तो उसने उसको देखा, मैं कहा नो, मैं नहीं पढ़ सकता। मैं क्या, आई कैन रीड इट। कहते पढ़ो। वो फारसी में लिखा हुआ था, मैंने उसको पढ़ दिया। जुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की। तो उसने कहा इसका क्या मतलब है? मैंने मतलब भी बता दिया। अच्छा। तो मतलब है कि वो जो इनका कमाल अतातुर्क था उसने इनके साथ ये खुद जुल्म किया, उसको तो किसी और मुल्कों ने नहीं किया। तो उन्होंने उसके साथ ये जुल्म किया कि उन्होंने ज़ुबान बदल दी। उसका रस्म ख़त, पहले टर्की का जो रस्म ख़त होता था वो दाएं से बाएं अरबी की ज़ुबान पे लिखा जाता था, इसने उसको इंग्लिश की तरह से कर दिया, लेफ्ट टू राइट। सर ये जो उस्मानी थे इनकी तो ईरानियों से या फारसी वालों से नहीं बनती थी, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो नहीं जो वस्त एशिया में तो थी ना, मगर इनका तो लेकिन अपनी जुबान तो यहाँ इस इलाके की तो वो थी, वहाँ तो अरबी चल रही थी। और अगर कहीं और जाते थे तो तब भी ये जो इलाके थे उस्मानिया वाले, यानी उसमें तो वहाँ तो अरबी जुबान ज़्यादा बोली जाती नहीं थी। नहीं, ये जो सेंट्रल एशियन है ना, इधर जो है ये हमारे जो ऊपर अफगानिस्तान के पार 5 इस्लामिक स्टेट्स हैं, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, तो ये 5 रियासतें हैं। इन सब में फारसी बोली जाती है। इंडिया में भी फारसी बोली जाती थी ना, तो खैर था। इसलिए जब पहला तर्जुमा किया गया कुरान शरीफ का, वो फारसी में किया, वो सबसे पहले फारसी में किया गया। एंड दिस वाज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। इससे पहले कुरान का तर्जुमा किसी और जुबान में हुआ ही नहीं था, चूंकि लोग डरते थे। तो ये मौलाना शाह वलीउल्लाह ने जब इसका पहली दफा तर्जुमा किया तो उनके ऊपर भी कुफर के फतवे लगे कि ये कुरान को तब्दील कर रहे हैं, तहरीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर इनके भाई, इनके जो बेटे थे, उन्होंने मतलब है इसका उर्दू में तर्जुमा किया। एक ने उसका लिटरल ट्रांसलेशन किया और दूसरे ने मुहावरा तर्जुमा किया। वो अभी तक ताज कंपनी के यहाँ वो उनके मिलते हैं। वो बात ये चली थी कि उस वक्त दो खराबियां, एक जुबान वाली, एक जुबान की उन्होंने की और दूसरे कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन्होंने तबाह करके और अपना एजुकेशन सिस्टम राइज किया। और उनका अपना जो एजुकेशन सिस्टम था, वो लॉर्ड मैकाले, उनका जो एक ब्यूरोक्रेट था, उसने ये कहा था कि हम इनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अब देखें आजकल के उनका जो एजुकेशन सिस्टम है और जो उन्होंने हमारे लिए इनहेरिट करके छोड़ा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। उसके अंदर वो इनोवेशन है, वो उसमें नए नए ख्यालात को प्रमोट करते हैं, वो करते हैं। लेकिन हमें वो सिर्फ क्लर्क पैदा करना चाहते थे। तो बस सर उसका इलाज जो है ना वो ये है कि कुछ हमारे लोग खुद सोचें कि ये एजुकेशन सिस्टम जो हमें विरसे में मिला है, ये एक गुलामाना ज़हनियत को तैयार करने हम बाहर से कई चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, हाँ, है ना, लेकिन वहाँ से जो अच्छी बातें, वैल्यूज़ हैं, मतलब जापान ईमानदारी में, बनाने में, प्रोडक्शन में, हम वहाँ से ये नहीं सीखना चाहते। इसी तरह से अमेरिका में जो चीज़ें अच्छी हैं वो नहीं सीखना चाहते, यूके में जो चीज़ अच्छी हैं वो नहीं करते। जो वहाँ की खराबियाँ हैं उनको तो हम बैबून है ना वो कर लेते हैं, लेकिन जो वहाँ की अच्छाइयाँ हैं उसको हम, यानी एजुकेशन सिस्टम ही को अगर स्टडी किया जाए, बेशुमार ऐसी मौजूद हैं जी। देखिए सबसे बड़ी खराबी जो है ना वो ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो बच्चे की असेसमेंट है वो सिर्फ मेमोरी बेस्ड है, रटा कि ये कितना रटा लगा सकता है और कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ इस पे हम असेस करते हैं। हालांकि उसकी जो मेंटल फैकल्टीज हैं, इट इज ओनली पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। एक आदमी का हाफजा तेज नहीं है जी, तो उसको वो तो बेचारा फेल होगा। हालांकि जो IQ होता है किसी भी बच्चे का, जब टेस्ट करते हैं तो
तो उसके स्टैंडर्ड दो तरह से होते हैं। एक उसका मैकेनिकल वर्क होता है कि कुछ चीज़ काम करने के लिए उसको दी जाए तो उसको कहा जाए कि भाई आप इसको करो, डूइंग, तो उसको वो कर देता है। और दूसरा एक मेंटल लेवल होता है कि जिससे उसकी कुछ जो मेंटल अप्रोच है उसको चेक किया जाता है कि सवालात हैं उसके जवाब इसके सर किस तरह कब किस तरह दे सकते। दोनों मिलाकर जाके फिर IQ उसका बनता है कि अच्छा बहुत सारे बच्चे जो डूइंग वाला काम है वो ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं और ये काम करते हैं तो वो उससे ज़्यादा बड़े IQ उनका ज़्यादा निकल आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो डूइंग वाला ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़हनी उनकी सतह ज़्यादा होती है तो वो उसमें से निकल आते हैं। हमारे यहाँ इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का कहीं रिवाज ही नहीं है। और ये जो है अच्छा ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी लेकिन इस पर कभी बात करनी चाहिए जी। और भी आज भी तशरीह सी रह गई क्योंकि हम अपने हिस्से का पत्थर तो मारे ना जी कि जी ये इसको इस तरह से कर लिया जाए, यूं कर लिया जाए। वैसे तो जिस दिन मैंने सरकारी मुलाजमत की थी ना जी, पहला दिन जो था मेरा रेडियो पाकिस्तान में, तो मेरे एक प्रोड्यूसर थे सीनियर, तो उसने कहा कि अजहर साहब गवर्नमेंट को मशवरा ना देना है ना, मतलब माइक पे बैठ के। अच्छा लेकिन उस वक्त तो मैं सरकारी मुलाजम था तो मैंने जितना अर्सा भी सरकारी मुलाजिम रहा मैंने गवर्नमेंट को मशवरा नहीं दिया और जब भी दिया तो दूसरे दिन नौकरी पे नहीं था। तो इस तरह मैंने 4-5 नौकरियां जो हैं वो चेंज की, हाँ चेंज की, या उन्होंने निकाल दिया मुझे या मैंने छोड़ दिया है ना, किसी को मैं नहीं पसंद आया। ये तो डॉक्टर नीस साहब हैं जो मेरे नखरे बर्दाश्त करते हैं, दूसरा तो नहीं कोई कर सकता। तो ये कुछ साहब हैं जी, सादिक अरमान साहब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, नाम देखो वाजिद साहब ने लिखा है, अरफान साहब हैं, ज़रार साहब हैं, शकील अहमद हैं, नईम शाह हैं, और इस तरह से लोग जो करते हैं जो फेसबुक पे देखते हैं वो जनाब हमें लिखते रहते हैं। हम आपके भाईजान सब बहुत ममनून हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक भी अता फ़रमाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।